कौन से सेक्टर्स यहां से आपको अपनी फोकस लिस्ट में रखनी चाहिए? हमारे साथ जुड़ गए हैं पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। अभय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका। अभय सर, मार्केट एक रेंज में है और ट्रंप के बयान आए कि ईरान के साथ हमने समझौता कर लिया है, डील जल्दी हम साइन कर लेंगे। ईरान ने कर दिया इनकार, लेकिन बाजार इसलिए खुश है कि क्रूड थोड़ा सा नीचे आया है। ये बाजार रेंज में कब रहेंगे अभय जी? क्योंकि बाजार तो यही सुनना चाहता है कि ईरान भी आके सामने से कह दे कि हाँ जी, वॉर ओवर है और अब हमने म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया है। जी अभिषेक, गुड मॉर्निंग आपको, सारे दर्शकों को। देखिए, ये जो थोड़ी भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स बड़ा शार्पली रिकवर करते हैं, पर रिकवरी के बाद एक जोन पे जाके अटक जाते हैं। और जैसे कोई खराब न्यूज आती है तो एक वापस शार्प करेक्शन आता है। तो इसका कारण यही है अभिषेक कि मार्केट को भरोसा नहीं है अभी भी कि जो पॉजिटिव न्यूज आ रही है वो सिर्फ न्यूज है, एक इंटेंशन है कि कब वो एक्चुअली कुछ समझौता होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी मार्केट के लिए ये है कि कोई क्लैरिटी नहीं है। और मार्केट को मुझे नहीं लगता फ्रैंकली कुछ वॉर से इतना परेशानी है। परेशानी सिर्फ इस बात से है कि जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो तभी नीचे आएंगे सस्टेनेबल बेसिस पे जब ये हॉर्मुज से तेल का आना जाना पुराने समय जैसा वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये होता नहीं है तो अब मुझे नहीं लगता कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग, जो अभी हम थोड़ी देख रहे हैं कि पॉजिटिव न्यूज आई तो थोड़ी एक शॉर्ट कवरिंग हुई, फिर मार्केट रुक गया, अब मार्केट वापस वेट करेगा नए सिग्नल्स की। तो मुझे लगता है ये थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, न्यूज बेस्ड। पर ब्रेकआउट के लिए हमको एक ठोस कदम देखना पड़ेगा। सिर्फ ये इंटेंशन यूएस की तरफ से, कभी ईरान की तरफ से, कभी नकारा जा रहा है, कभी बोला जा रहा है, मार्केट टायर्ड है इन सब से अभिषेक, फ्रैंकली। तो ये मेरा मानना है कि मार्केट को अगर ब्रेकआउट करना है, यहां से एक सस्टेनेबल हायर लेवल्स पे जाना है, तो क्रूड का फ्री फ्लो होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अभय जी, बाजार ने अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो बड़े मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया है और बहुत सारे वॉइसेस ये भी हैं जो ये कह रही हैं कि अभी पैसे बनाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम मतलब अगर नियर टर्म में भी देखें तो एक दो क्वार्टर शायद क्रूड का इंपैक्ट हम देखेंगे और मार्जिन इंपैक्टेड होंगे मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज के। आपको क्या लग रहा है सर, कितना इंतजार खींचेगा बाजार को फिर से चलने के लिए और नेट नेट इस साल में पॉजिटिव होने के लिए? देखिए अभिषेक, जो आप कह रहे हैं कि मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है वो बात ठीक है, पर वो आधी ठीक है। वो आधी ठीक इसलिए है कि जो इन्वेस्टर्स देखते हैं निफ्टी को एज अ बेंचमार्क, बीएससी सेंसेक्स को एज अ बेंचमार्क, वो ये देखते हैं कि ऑल टाइम हाई से ये इंडेक्स अभी भी 10-12% दूर है। और यहाँ पे कोई रिटर्न ना बनी है काफी समय से। और इसमें इन इंडेक्सेस में काफी लार्ज कैप्स हैं जिन्होंने अच्छी अंडर परफॉर्मेंस दी है, लार्ज बैंक्स, आईटी सर्विसेज, एफएमसीजी। पर दूसरी जो बात अभिषेक, जहां पे मेरा ज्यादा फोकस है, वो ये है कि आप देखें मिड और स्मॉल कैप इंडाइसेस जो हैं वो अपने ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी भी रिवॉर्ड कर रहा है उन कंपनीज को जो ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी पे हैं, जहां पे मार्केट को ये कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनीज मिड और स्मॉल कैप कंपनीज हैं, पर ये यहां से 15, 20, 25, 30% सालाना अगले 4 साल 5 साल ग्रो करेंगी। तो इन्वेस्टर्स के लिए मैं मानता हूं अभी भी बहुत अच्छा मौका है मिड और स्मॉल कैप्स में, ग्रोथ कंपनीज में पैसा बनाने का और अपना ध्यान लार्ज कैप से हटाने का। क्योंकि ये जो एक एक भ्रांति है एक तरह से कि लार्ज कैप्स में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरा 32 साल का इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है और मैंने यही देखा है कि मार्केट सिर्फ ग्रोथ को रिवॉर्ड करता है। आप लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे मार्केट में इन्वेस्टर्स को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है मिड और स्मॉल कैप्स को ढूंढने के लिए। फंड मैनेजर्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पर रिवॉर्ड है उसका। तो सिर्फ लार्ज कैप्स की अंडर परफॉर्मेंस को देख के मुझे नहीं लगता इन्वेस्टर्स को यह सोच लेना चाहिए कि अब रिटर्न नहीं बनी है तो अब अगले 6 महीने साल भर नहीं बनेगी।
ठीक है, ठीक है। ये अभय सर, रुपया हम देख रहे हैं कि वीकनेस दिखाया, आरबीआई ने इंटरवीन किया, कुछ मेजर्स उठाए, थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा था। कितना बड़ा कंसर्न अभी भी है ये, अगर हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करें, अगर हम एफपीआईज की बात करें तो? देखिए, रुपया आप देखें पिछले 20 साल में जो ट्रैजेक्टरी थी वो हर साल 5% के करीब डेप्रिशिएट होना चाहिए। ये रुपए के एनुअल डेप्रिसिएशन की एक नॉर्मल रेंज है। अब इसमें क्या हुआ अभिषेक, की पिछले एक समय आया जब हमारे पिछले आरबीआई गवर्नर का जब टेन्योर था, तो उस समय रुपया बिल्कुल भी हिला नहीं। 3 साल तक आरबीआई ने बड़ा टाइट रेंज में उसको रखा। तो जो 5% की जो सालाना डेप्रिसिएशन की दर थी, जो एक नॉर्मलाइज दर है, वो गिर के 3.5% हो गई। और अब जो रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है वो उसको कैचअप कर रहा है, वापस 5% के एनुअल डेप्रिसिएशन की दर पे जा रहा है। और मुझे लगता है काफी कुछ वहां पे आ गया है। तो मुझे लगता है 96 एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहां से मेरा मानना यह है कि आप रुपए में हर साल 5% का डेप्रिसिएशन ऑन एन एवरेज देखेंगे, जो पुराना हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड पे है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स इसको अपने कैलकुलेशंस में बजट करते हैं। अगर इससे ज्यादा डेप्रिसिएशन होता है तो फिर एक मैक्रो स्टेबिलिटी पे एक कंसर्न आता है। पर मुझे नहीं लगता कि अभी बात वहां तक पहुंची है। तो अगर रुपया 96 के लेवल पे रहे थोड़े समय और धीरे धीरे डेप्रिशिएट करे, साल भर में 100 रुपए के ऊपर जाए, तो इसमें कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं होना चाहिए किसी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। और मुझे लगता है कि रुपए की डेप्रिसिएशन से फॉरेन इन्वेस्टर्स को इतनी परेशानी नहीं है। उनकी परेशानी है कि हमारे जो लार्ज कैप्स हैं उन्होंने ग्रोथ पे काफी अंडर परफॉर्म किया है, अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी बहुत पुअर है। तो इसके लिए जो आप देख रहे हैं एफपीआई सेलिंग बहुत एग्रेसिव है लार्ज कैप्स में, पर मिड और स्मॉल कैप्स में एट द सेम टाइम पॉजिटिव बाइंग भी है। जी, अभय सर, अर्निंग्स को लेकर आपका व्यू क्या है? क्योंकि Q4 के अर्निंग हम देखें तो ठीक ठाक ही रहे, कोई निराशा ऐसी एज सच नहीं रही। अब Q1 के अर्निंग्स पर लोगों की नजरें टिक जाएंगी। कैसे आप देख रहे हैं, कहां पर आपको लगता है कि अर्निंग्स अच्छे आएंगे और कहां पर आपको लगता है कि थोड़ी निराशा होगी, स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर? जी, मेरी उम्मीद है कि फार्मा कंपनीज जो है हमारी, वो काफी अच्छा रिजल्ट देंगी। पिछले क्वार्टर भी बेटर देन एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि उनका जो इनोवेशन बेस्ड ग्रोथ है मार्जिन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और वॉल्यूम्स को भी बढ़ा रहा है। तो फार्मा से मेरी बहुत अच्छी उम्मीद है कि सारी कंपनीज और स्पेशली सीडीएमओ फोकस कंपनीज, इनोवेशन ड्रिवन कंपनीज, वो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को आउट परफॉर्म करेंगे। दूसरा, मुझे लगता है कि जो कंजम्पशन है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, वो डिस्पाइट प्राइस राइज काफी स्ट्रांग है, क्योंकि जो भी चैनल चेक्स हमने किए, देखा कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ऑटो की बात कर लें, होम इंप्रूवमेंट की बात कर लें, कोई फॉल नहीं है कंजम्पशन में। सो मुझे लगता है कंजम्पशन कंपनीज भी टॉप लाइन का ग्रोथ अच्छा दिखाएंगी। मार्जिन प्रेशर आपको थोड़ा दिखेगा जहां पे इनपुट कॉस्ट क्रूड के रिलेटेड है, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा ऐसी कंपनीज के मार्जिन्स में। तीसरा जो सेक्टर है, मुझे लगता है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है, ये भी मुझे लगता है कि अच्छा आउट परफॉर्म करेगा। अंडर परफॉर्मेंस में एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्लासिक हमारे आईटी सर्विसेज सेक्टर से। मुझे लगता है कि जो उनकी 2% 3% की ग्रोथ गाइडेंस है, उसको भी अब वो कम कर देंगे। इनफैक्ट मेरा ये एक्सपेक्टेशन है जो थोड़ा डिफरेंट है एनालिस्ट से, कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंपनीज हैं वो नेगेटिव ग्रोथ भी दिखाएंगी आईटी सर्विसेज में, और मार्जिन्स पे भी प्रेशर रहेगा। तो आईटी मेरा सबसे बड़ा सेल रहेगा, आईटी सर्विसेज। दूसरा, मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं, लार्ज प्राइवेट बैंक्स, वो भी डिसअपॉइंट करेंगे, क्योंकि उनको लायबिलिटी जनरेशन, डिपॉजिट जनरेशन में अभी भी काफी स्ट्रगल है, जबकि जो छोटे बैंक्स और एनबीएफसीज हैं वो आउट परफॉर्म करेंगी। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज इन्वेस्टर्स ग्रोथ के साथ रहें, जहां पे अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, वैल्यूएशन देख के ज्यादा परेशान ना हो, तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज वहां पे काफी हैं इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है अभय सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और विस्तार से, बहुत सधे हुए शब्दों में आपने हमारे दर्शकों को गाइड किया और बताया कि बाजार में कहां पर मौके बनेंगे और आगे जाते हुए जो कंपनियों के नतीजे आएंगे वो किस तरह के आएंगे।
बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।